वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, मैक्रो ने हमले को गलत बताया है। मैक्रो का कहना है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए अटैक ईरान पर। हमले से समस्या हल नहीं होगी, हमले से ईरानी एटमी मिशन रोकना नामुमकिन है। शुभदा जी के पास सीधे रुक कर लेते हैं। शुभदा जी, देखिए ईरान के साथ कई देश खड़े हो गए हैं और खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं और अमेरिका से भी आवाज़ बुलंद है, लेकिन इस वक्त खाड़ी देशों में क्या कुछ चल रहा है, वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है जो आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, खाड़ी देशों में अभी जिस तरीके से जो गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने पहले से ईरान को एक एनिमी की तरह या एक आउटसाइडर की तरह 1979 के बाद तो देखते थे। खोमेनी को वापस लाने में यूके और फ्रांस का ही हाथ था, जो अभी मैक्रोन बोल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनका नहीं लेकिन उनकी गवर्नमेंट का। अभी सारे के सारे देशों में, गल्फ कंट्रीज में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी अटैचेज हैं अलग अलग कंट्रीज के, उन सबको ये स्ट्रेट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कोई भी मीडिया से बात नहीं करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेगा। ये एक डायरेक्ट लाइन ऑफ ऑर्डर आ चुका है सारे एम्बेसी स्टाफ के लिए जो अभी हैं, सारे एम्बेसडर्स के लिए जो अभी हैं, और सारे गल्फ मिनिस्टर्स अलग अलग, वो ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, जिसके भी हों। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि देखिए, ईरान के ऊपर जो इलीगल अटैक किया है यूएस ने और इजराइल ने, उसका रिटेलिएशन तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ईरान ने भी जो अटैक किया है वो यूएई पे किया हो, या फिर आप दुबई पे देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि बहरीन पे किया है, कुवैत पे किया है, उसके कारण भी ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन हो रहा है। तो अब दो चीजें होंगी। गल्फ कंट्रीज को ये सोचना पड़ेगा कि उनका रिलेशन ईरान के साथ आगे जाके क्या होगा, और दूसरा उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो बेसिस वो रखते हैं, वो फिफ्थ फ्लीट हो, अल उदैद हो, या जो भी बेसिस वो रखते हैं, सबसे ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड जो बेसिस हैं अमेरिका के, वो कुवैत में है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसकी कोई बात ही नहीं करता है। तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये बेसिस क्या उनके देशों में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। ये बेस उनको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन आज इन्हीं बेसिस के कारण उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो गल्फ कंट्रीज को ये दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसी भी एम्बेसी एम्प्लॉय को मीडिया के साथ बात करना अभी बिल्कुल मना है। तो ये एक तरीके से कंजेक्चर क्रिएट करने की भी तैयारी चल रही है। जहां तक बात रही ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने, तो उन्होंने हर उस कंट्री को कॉल किया है और उनसे बात किया। उन्होंने सऊदी अरेबिया से बात की है, उन्होंने कुवैत, बहरीन, सबसे बात की है। इकलौता एक कंट्री था जिस पे अटैक नहीं हुआ, वो ओमान था, क्योंकि ओमान मीडिएशन कर रहा था और ओमान में ईरान की पॉपुलेशन की जनसंख्या भी ज्यादा है। तो आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। एक बड़ी खबर, बहरीन की बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है और इस बीच ये तस्वीर आपको हम उसी इमारत की दिखा रहे हैं। ईरानी हमलों के बाद धधक उठी है ये इमारत। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने, इस वक्त एक बड़ी जानकारी बहरीन की बहुमंजिला इमारत में आग लगने को लेकर आपके सामने। देखिए, इस इमारत में आग लग गई है, ईरानी हमलों के बाद धधक उठी है ये इमारत। और अब आप ये देखिए कि ऐसी कई इमारतें हैं जिस पर अटैक किया ईरान ने। अब जैसा शुभदा जी भी कह रही थी कि अब उन्हें सोचना होगा उन देशों को, मिडिल ईस्ट के, जिन्होंने वहां पर अमेरिका को अपने बेस दिए हुए थे। हालांकि वो ये कह रही है कि जिस तरह से वो चाह रहे थे कि वो तो सुरक्षा के लिए थे, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अगर ईरान को लगेगा कि अमेरिका के सपोर्ट में ये देश हैं और ये उस मकसद से वहां पर बेस क्रिएट किए गए हैं, तो वो उन पर हमला करेंगे। तो उन देशों के लिए एक बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में वो इन बेसिस को लेकर क्या फैसला लेते हैं। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है जब इस तरह के बेसिस को क्रिएट किया गया अमेरिका के जरिए, इन देशों को लेकर क्या परसेप्शन था उस वक्त, और आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि वो सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि उन्हें ये बेसिस यहाँ रखने हैं या नहीं रखने, या उस पर कुछ और फैसला लेना है? देखिए, ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर वहाँ बेस बनाए क्यों गए। देखिए, ये पूरा जो रीजन है वो डिक्टेटरशिप है, या आप ये कहें कि वहाँ राजा है या बादशाह है, वो रूल करता है। उन सबको एक सिक्योर फ्रेंड चाहिए था कि जो उनको डिफेंड करे, न कि सिर्फ पड़ोसी राज्यों से या एक दूसरे के राज्यों से, बल्कि अपनी जनता से भी। और उस समय ऑयल सिक्योरिटी, खासकर 70 के दशक के बाद ऑयल सिक्योरिटी यानी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था और आज भी है।
तो इन्होंने दोस्ती करके वहाँ अपने बेसेस बनाए, और बेसेस इसलिए भी बनाए कि ऑयल सप्लाई जो है दुनिया में, ईंधन सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके और उस पर कोई थर्ड पार्टी सिवाय उस रीजन के या अमेरिका के कोई इंटरवीन नहीं कर पाए। और ईरानी रेवोल्यूशन के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद ये और पुख्ता होते गए और देशों ने भी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया। आपने इराक वॉर में भी देखा होगा कि ये फर्स्ट इराक वॉर और सेकेंड इराक, ये जितने भी इनके बेसिस थे वो बहुत एक्टिवेट रहते थे और हमेशा तैयार रहते थे। दूसरा है कि इन्होंने एक तरह से अपना एक प्रॉक्सी स्टेट इजराइल को बनाया हुआ है अमेरिका ने, जो वहाँ पर रूल करता है और इन सारे चीज़ों पर नज़र रखता है। और इजराइल के डिफेंस के लिए भी उन्होंने इन बेसिस का इस्तेमाल किया है, पहले भी किया है। हालांकि जॉर्डन हमेशा ये कहता था कि वो अपनी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होने देगा, लेकिन जून में भी या उसके पहले भी जब उसके ऊपर से मिसाइल हमले किए गए तो उसने कहा कि ये मेरी संप्रभुता का भी हनन है, इसका मैं प्रतिकार करूंगा। कहने का मतलब है कोई ट्रांजिट रूट ओवरलैंड ईरान से इजराइल जाने के लिए सिवाय कुछ राज्यों को छोड़कर, जॉर्डन जैसे राज्यों को छोड़कर, उनके पास कोई तरीका नहीं था। तो ये बेसिस वहाँ उस समय बनाए गए और जो अब तक चले आ रहे हैं, और इसका मौका गर मौका हमेशा अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है और एक तरह से उसकी सिक्योरिटी प्रेजेंस भी है। अमेरिका कांग्रेस के रिकॉर्ड्स में कहा जाता है 120 मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में उनके, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज बताती हैं और वेरीफाइड सोर्सेज बताती हैं कि टोटल दुनिया में अमेरिका के 750 बेसेस हैं जो पूरे दुनिया में ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा उनके फ्लोटिलाज हैं, जैसे अब्राहम लिंकन है, आपने यूएसएस फोर्ड को देखा, इस तरह की तमाम चीज़ें पूरे दुनिया में ऑपरेट करती हैं। डिएगो गार्सिया उनका बहुत बड़ा बेस है जहाँ से वो टोमाहॉक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स पूरे वेस्ट एशिया में कहीं पे भी फेंक सकते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने की पहली घटना थी, वो भी वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो बेसेस अमेरिका के लिए नहीं है, लेकिन इस रीजन में बड़े हॉटस्पॉट हैं, बड़े फोकस्ड हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमेशा मिलिट्री व्यू पॉइंट से बड़े सेंसिटिव जोन रहे हैं। और वहाँ की जो मैंने कहा जो वहाँ की रिजीम है वो भी प्रमोट करती है, इसके चलते उनको कुछ इनकम होता है और उनकी जो ऑयल पैसेज है खासकर होर्मुज स्ट्रेट में वो इंश्योर्ड रहती है, जहां से दुनिया का 20% सप्लाई होता है। चाह रही थी होर्मुज स्ट्रेट की बात करना चाह रही थी, जिसको लेकर लगातार अब ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई हमने वहां पर बिल्कुल ही आवाजाही बंद कर दी है, जिसमें हम देखेंगे कि मंडे को यानी सोमवार को जब शेयर मार्केट ओपन होगी तो पूरी तरह से क्रैश कर जाए, इस बात की गुंजाइश 100% के करीब ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले में खामेनेई की जान जाने की खबर अगर पुख्ता होती है तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा? देखिए, वर्ल्ड रिएक्ट बहुत नेगेटिवली करेगा, खासकर स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव है। आप देखेंगे गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, खासकर वैसे शेयर्स जिनका एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि एनर्जी डिपेंडेंस हर शेयर का होता है, हमारे सब्जी तेल पर भी उसका असर पड़ता है, हमारे डोमेस्टिक बजट पे उसका असर पड़ता है, लेकिन इस समय ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि इंडिया इंसुलेटेड रहेगा उस ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि हम पिछले 3-4 सालों से, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से हमने लगभग 1 या 2 बार, जहां तक मुझे लग रहा है, हमने ऑयल के प्राइसेस कम किए हैं और वो उसी लेवल पे चल रहे हैं जो $90 पर बैरल के हिसाब से चल रहा था। तो हमने काफ़ी कॉर्पस जमा किया हुआ है अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। तो वो चाहती हूँ कि यूएस ने कहा कि जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया है उसका इम्पैक्ट हम नहीं आने देंगे। क्या ये प्लान तैयार रखा होगा यूएस ने इसको लेकर? नहीं, यूएस बहुत पहले से तैयार रखा है। यूएई में, बहरीन में, कतर में सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को से पैसेज इंश्योर करने के लिए ही किया गया है। लेकिन ईरान इस समय कर क्या सकता है, या शायद उसने किया भी होगा, कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में माइनिंग कर दे, वो अगर वो माइंस बिछा दे, जो सी माइंस हैं या जो वाटर माइंस है, अगर वो उनको बिछा दे, तब हॉर्मुज स्ट्रेट के रुकने की आशंका बढ़ जाती है। और एक स्ट्रेच जो कहा जाता है सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, अगर वहाँ पे वो माइनिंग कर दे तो डीमाइनिंग करने में और
इजी पैसेज और सेफ पैसेज टैंकर्स के, जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको जाने में बहुत दिक्कत होगी। और ईरान ये बहुत भली भांति जानता है कि वो जब चाहे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर सकता है, दुनिया की ऑयल सप्लाई रोक सकता है। और बड़े बड़े देश, हिंदुस्तान और चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश के पास लिमिटेड स्टॉक होता है हमेशा तेल का। हालांकि अमेरिका बहुत बड़े भंडारण की व्यवस्था कर चुका है, चाइना बड़े भंडारण की व्यवस्था कर चुका है, लेकिन भारत जैसे देश, उनके पास उतनी भंडारण सुविधा नहीं है तेलों की जितनी और देशों के पास है। तो हम प्राइस से भी वल्नरेबल हो जाएंगे और सप्लाई से भी वल्नरेबल हो जाएंगे अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होता है तो। ऐसे में अमेरिका हमारा ऑलरेडी रशिया का मार्केट बंद कर चुका है, या रशिया से हम खरीद नहीं सकते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी सफ़र करेगी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको फैक्टर इन किया जाता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने के लिए। और यही नहीं, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो अमेरिका के भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, वहाँ भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और वो ट्रम्प साहब के लिए अच्छा नहीं होगा ऐसे समय में जब उनको टैरिफ का धक्का लगा है। तो पूरी तरह से ऑयल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर यरूशलेम पोस्ट से संबंधित है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को देने जा रहे हैं और वो खबर ये है कि खamenei की मौत को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खamenei का शव मिला है। इजरायली मीडिया की तरफ से ये बात कही जा रही है। द यरूशलेम पोस्ट की तरफ से इस वक्त इस खबर की तस्दीक हो रही है। हमले में खamenei की मौत की खबर इजरायली मीडिया ये बता रही है और खamenei का शव भी मिल गया है, ये भी दावा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। शुभदा जी, इस पर आपका कमेंट। देखिए, जब तक ईरान खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इजराइल की जितनी भी वार मॉन्गरिंग है, इसको मैं एविडेंस ऑफ ट्रूथ की तरह नहीं लूंगी। क्योंकि जैसे आप मानिए हसन नसरल्ला की मौत हुई तो हिजबुल्लाह ने माना ना, जब उसके बाद आपके हमास के लीडर की मौत हुई, हमास ने माना ना, उनकी बॉडी तक दिखाई। तो खामेनी की भी दिखा सकते हैं। खामेनी की बॉडी दिखाना एक्चुअली इजराइल और यूएस के लिए ठीक नहीं है। यही रीजन था कि उन्होंने कभी ओसामा बिन लादेन की बॉडी नहीं दिखाई। इसीलिए डिबेट है कि सेकंड में 2011 को ओसामा बिन लादेन मरा भी था कि नहीं मरा था। तो द पॉइंट हियर इज कि ये सारी वॉर मॉन्गरिंग चल रही है। जेरूसलम पोस्ट पे आप उतना ही भरोसा कीजिए जितना आप मेहर न्यूज ईरान पे भरोसा करते हैं। वो कल को बोल दे नेतन्याहू नहीं है। तो द पॉइंट हियर इज कि न्यूज का अपना प्रोपेगेंडा होता है, न्यूज का अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट होता है। ये सब उस तरीके से खलबली मचा रहे हैं। हमें नहीं पता कि अभी ईरान में एग्जैक्टली और इजराइल में कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये इन दोनों पक्षों को एविडेंस के साथ खुद ही बताना पड़ेगा। अमिताभ जी, आपको भी लगता है ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। मुझे लग रहा है ये सही घटना है। अब जो आप देख रही हैं, आप बार बार बोल रही हैं कि ट्रम्प साहब सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इस जो हत्या हुई उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे नहीं पा रही है। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, नहीं तो ये पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ट्विटर पे खामोश नहीं बैठी रह सकती है। लेकिन इसका अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर है एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। खामेनी साहब खुद 87 ईयर्स ओल्ड है, 87 साल के हैं। उनका एक हाथ जो है टेरर स्ट्राइक में 1981 में कट गया था या इनकैपेसिटेटेड हो गए थे। 2014 में प्रोस्टेट कैंसर से वो बच के निकले थे। तो उनको एक डेमी गॉड की तरह माना जाता था ईरान में। लेकिन उन्होंने एक पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन बना दी है। आपको याद होगा इब्राहिम रईसी जब मारे गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो माना जाता था कि आयतुल्लाह खामेनी के वही सक्सेसर हो सकते हैं। उनके सक्सेसर मुज्तबा खामेनी जो उनके बेटे हैं वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जो वो सक्सेसर के तौर पे तो अनॉइंट करके या बना के तो नहीं गए हैं, लेकिन लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्या वो इस युद्ध की विभीषिका को विथस्टैंड कर पाएंगे? क्या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इजराइल की, क्या वो भेद कर चुकी हैं IRGC जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, बासित जैसे ऑर्गेनाइजेशन को? क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके बहुत सटीक आ रहे थे। इस्माइल हानिया जिस तरह मारे गए थे, या जिसको इसके पहले भी जितने आर्मी कमांडर्स मारे गए थे जून में जो उन पर अटैक हुआ था ईरान पे, उन सबको देख के यही लग रहा है कि अगर खामेनी मार जाए तो मारे गए हैं तो जो मैं ये तो नहीं कहूँगा ताश के पत्ते की तरह से वो गिर जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उससे उबरना
इस इस्लामिक रेजीम ऑफ ईरान को बहुत डिफिकल्ट होगा। मसूद पेजेश्कियान भी मारे गए हैं, ऐसा भी इंफॉर्मेशन है। हालांकि वो सक्सेसर नहीं हो सकते थे, क्योंकि सक्सेसर जो है बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आईडीएफ की तरफ से खबर आ रही है और इजरायली मीडिया जो खबर दे रहा है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अब खामेनेई की मौत के दावों को लेकर बात की जा रही है, सबूत पेश किए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने खामेनेई के शव की फोटो देखी है, ऐसा दावा आईडीएफ ने खामेनेई के शव की फोटो दिखाई है, ये किया गया है। लेकिन ये सारी खबरें इजरायली मीडिया की तरफ से आ रही हैं। देखिए, अब वही वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने खामेनेई के शव की फोटो दिखाई है। ये इजरायली मीडिया की तरफ से बात कही गई है। आईडीएफ ने खामेनेई के शव की फोटो उन्हें दिखाई है। शुभदा जी, आपका कमेंट प्लीज। देखिए, जब 7 अक्टूबर हुआ था ना, तो फिर इजरायली मीडिया ने बहुत बड़ा ये हंगामा उठाया था कि 40 बच्चों को बिहेड किया गया है। हमास ने 40 बच्चों को बिहेड किया गया है। ये न्यूज़ फिर CNN के पास गया, ये न्यूज़ फिर व्हाइट हाउस के पास गया, ये न्यूज़ बहुत मतलब बाइडेन के पास गया उस समय। और फिर ये मुद्दा तो यही था कि कभी वो बच्चे नहीं मिले और कभी बिहेडिंग का एविडेंस नहीं मिला, ये कभी नहीं मिला। लेकिन इजराइल कभी ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने गलत बोला। इस तरीके से ही वॉरमॉन्गरिंग और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मैं हमास को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, अभी उम्मीद है कि अभी सुबह होने में कई घंटे बाकी हैं और 13 घंटे से थोड़ा ही वक्त हुआ है कि जब ये युद्ध हो गया है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और 24 घंटे में मुझे लगता है अमिताभ जी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। खामेनेई जिंदा है या नहीं है, अब ईरान का क्या होगा, ईरान को क्या एक तरह से टेक ओवर अमेरिका इजराइल करेंगे, ये तमाम वो बातें हैं जिनका जवाब 24 घंटे के बाद हम उम्मीद करते हैं मिलेगा।